हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूंजीवाद की अवधारणा के बारे में बताया था। पूंजीवाद का अर्थ, पूंजीवाद की विशेषताएं, गुण और दोष। सेकेंड यूनिट से ही मैं आज आप लोगों को उदार लोकतंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। लिबरल डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और प्रश्न पत्र का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, बीए थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, उदार लोकतंत्र। हम सभी लोग लोकतंत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, लोकतंत्र के बारे में भी पढ़े हैं, लेकिन लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं। जैसा कि आप भी बीए फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे होंगे या इंटर से ही पढ़ते आ रहे होंगे, या व्यवहारिक ज्ञान आपको होगा कि लोकतंत्र है क्या। जैसा कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा यह सर्वविदित है और सबसे प्रसिद्ध है कि जनता के द्वारा जनता के ऊपर शासन ही लोकतंत्र है। यानी कि जब जनता के द्वारा शासन में भागीदारी की जाती है तो वही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के पूर्व हम मोनार्की को देख सकते हैं, यानी कि राजतंत्री शासन व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। कुछ जगहों पे कुलीन तंत्री शासन व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। तो राजतंत्री शासन व्यवस्था में या राजतंत्र में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब कुछ राजा में ही निहित होता था। राजा ही न्याय करता था, वही कानून बनाता था और वही निर्णय देता था, वही प्रशासन करता था। सब कुछ राजा के हाथ में ही निहित था, तो उसको हम राजतंत्र कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे विभिन्न देशों में, जैसा कि यूरोपीय कंट्री में सबसे पहले क्रांति यूरोपीय कंट्री में होती है और वहाँ पे राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में बदल जाता है। राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में बदल जाता है, यानी धीरे धीरे जनता की भागीदारी सुनिश्चित होने लगती है। जैसा कि अमेरिकी की क्रांति होती है 1776 में, अमेरिकी की क्रांति होती है यह, और फिर उसके पश्चात 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। यानी कि 1776 में अमेरिका में क्रांति होती है, 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, फ्रांस में क्रांति होती है, और 1917 में रूस की क्रांति होती है, रूस में क्रांति होती है। फिर 1949 में चीन में क्रांति होती है, चीन में क्रांति होती है। तो इस तरह से विभिन्न देशों, विभिन्न यूरोपीय कंट्री में क्रांति होती है। किसके विरुद्ध? तानाशाही शासन के विरुद्ध क्रांति होती है, वहाँ के राजाओं के विरुद्ध क्रांति होती है। जनता का यह मानना होता है कि कर लगाने के पूर्व जनता की सहमति भी ली जानी चाहिए, यानी कि शासन में जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए, और जो शासन होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, विशेष धर्म के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए शासन होना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसा कि फ्रांस की क्रांति लड़ी जाती है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत के आधार पर। अमेरिका की क्रांति लड़ी जाती है बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, जब तक शासन में जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता तब तक हम किसी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। इसी तरह से जो रूस की क्रांति होती है 1917 में, वह जारशाही शासन के विरुद्ध होती है। यानी कि धीरे धीरे अब जनता जागरूक होने लगती है, जनता शिक्षित होने लगती है, अपने अधिकारों को जानने लगती है, विभिन्न क्रांतियों के माध्यम से वह शिक्षित होने लगती है। तो जब इस तरह से अधिकारों को जानने लगती है, अपनी स्वतंत्रता को जानने लगती है, वह समानता की स्थापना करना चाहती है, तो वह जनता संगठित होकर वह क्रांति कर देती है और राजशाही शासन को पलट करके लोकतंत्री शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। तो जब लोकतंत्री शासन की स्थापना हो जाती है, तो जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के रूप विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार को देखने को मिलते हैं। कहीं हम निर्देशित लोकतंत्र की बात करते हैं, जैसे इंडोनेशिया में सुकर्णो के नेतृत्व में जो सरकार की स्थापना हुई थी, उसने निर्देशित लोकतंत्र की स्थापना किया था। कहीं सहभागी मूलक लोकतंत्र की स्थापना होती है, और कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना होती है, कहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना होती है। यानी कि जो लोकतंत्र हैं यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन प्रकृति के आधार पर इसको हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे निर्देशित लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र,
इत्यादि विभिन्न भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। उन्हीं लोकतंत्रों की प्रकृति में से यह एक है उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र जिसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उदार लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र को प्रकृति के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन फंक्शन के आधार पे दो हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो ये जो उदार लोकतंत्र है, तो जो उदार लोकतंत्र है, उदार लोकतंत्र को समझने के पहले हमें उदार शब्द को समझना होगा कि यह उदार शब्द है क्या। उदार लिबरल, लिबरल, लिबरल शब्द है क्या। तो जो उदार शब्द है, उदारवाद, उदार शब्द को समझने के पूर्व हमें उदारवाद को समझना होगा। व्हाट इज लिबरलिज्म, उदारवाद को समझना होगा। जो उदारवाद है वह लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना हुआ है। उदार, यह लैटिन भाषा के किससे बना हुआ है, लीबर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र पूर्ण मानव समाज। स्वतंत्र पूर्ण मानव समाज, स्वतंत्र पूर्ण मानव समाज, लीबर का अर्थ होता है, स्वतंत्र पूर्ण मानव समाज होता है, लीबर का अर्थ है यानी कि बंधनों का अभाव। कहीं कहीं आप बंधनों का अभाव भी पढ़ेंगे, यानी बंधनों का अभाव का मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्र पूर्ण मानव समाज, इसका अर्थ होता है स्वतंत्र पूर्ण मानव समाज है। तो उदारवादी विचारधारा एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्तिवाद के मूल्यों के साथ प्रतिबद्धता के अलावा समाज के लोगों के हितों और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि उदार लोकतंत्र किसकी स्थापना करती है, एक ऐसी क्षमतामूलक समाज की स्थापना करती है जिसमें व्यक्तिवाद के मूल्य भी समाहित होते हैं, व्यक्तिवाद के मूल्यों के साथ प्रतिबद्धता होती है, यानी कि व्यक्तियों को सुरक्षित किया जाता है, व्यक्तियों को सुरक्षित किया जाता है। तो जैसा कि उदार, उदार का मतलब क्या होता है, उदार का मतलब यह होता है जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत उदार है, यानी कि वह सबके बारे में सोचने वाला है, सबके बारे में सोचने वाला है, सबका हित करने वाला है, वह सभ्य है, सज्जन है और उसका हृदय बहुत अच्छा है, वह सबके बारे में सोचने वाला है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम उदार कहते हैं। तो उदारवाद जो है, तो उदारवाद एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जिसमें सबके हित समाहित हों, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वतंत्र हों, सबके अधिकार सुरक्षित हों इत्यादि जैसे मानवीय मूल्यों की स्थापना यह करना चाहता है। तो उदारवाद की अवधारणा व्यक्तिवाद के मूल्यों, राजनीतिक और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह किस पर आधारित है, राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है। व्यक्तिवाद की राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है, नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, यह मूल्यों पर आधारित है, यह मूल्यों पर भी आधारित है। मूल्य का मतलब क्या होता है कि हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, दया, परोपकार, सहिष्णुता वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, ये हमारे मूल्य हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। जैसे हमारा भला हो लेकिन साथ ही साथ सबका भला हो, यह बात क्या है, हमारे मूल्य हैं कि हम सबका कल्याण चाहते हैं, हम दूसरों के प्रति उदार रहना चाहते हैं, यह हमारा मूल्य है, यह हमारा मूल्य है। जो हमारी संस्कृति, सभ्यता है, हमारी भावनाएं जो हैं, हमारे जो विचार हैं, यह सब हमारे मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। तो जो उदारवाद की अवधारणा है वह राजनीतिक सिद्धांतों, नैतिक सिद्धांतों और व्यक्तिवादी मूल्यों पर आधारित होते हैं। जैसे कि व्यक्तिवादी मूल्य, यह व्यक्तिवादी क्या है, जो व्यक्ति को महत्व देता है, व्यक्ति को महत्व देता है वह व्यक्तिवाद होता है। यानी कि इसमें व्यक्ति को केंद्र मानकर विचार किया जाता है कि व्यक्ति का हित सर्वप्रमुख है, व्यक्ति का हित सर्वप्रमुख है, राज्य का हित नहीं है। पहले व्यक्ति का भी हित होना चाहिए, उसके बाद राज्य का हित होगा। यदि व्यक्ति सबल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे तो राज्य अपने आप संपन्न हो जाएगा। तो व्यक्तिवादी अवधारणा जो है वह व्यक्ति को महत्व देती है, राज्य को महत्व नहीं देती है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत की जाती है, समानता की वकालत की जाती है, व्यक्ति के विवेक में आस्था उत्पन्न किया जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि व्यक्ति भी पढ़ लिख कर विद्वान हो सकता है, वह उसके अंदर भी विवेक है, बुद्धि है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। यानी कि व्यक्ति को एक शक्तिशाली मानव बनाया जाता है व्यक्तिवाद में, कि हर व्यक्ति शक्तिशाली है, जिसके अंदर क्षमता होगी वो सर्वाइव कर जाएगा, जिसके अंदर क्षमता नहीं होगी, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी, वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वह इसी में मर खप जाएगा। जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम अतिजीविता का सिद्धांत दिया है, योग्यतम अतिजीविता का सिद्धांत दिया है, यानी कि जो योग्य है वही जीवित है, जो योग्य है वही जीवित है। जैसे हम लैमार्कवाद को दे सकते हैं, डार्विन के विकासवाद की सिद्धांत को देख सकते हैं, यानी कि जो संघर्ष करता है वही सर्वाइव करता है, जो संघर्ष नहीं करता है वह सर्वाइव नहीं कर पाता है। जैसे कि जब व्यक्तिवादी राज्य में व्यक्तियों को खुली छूट दे दी जाती है, खुली प्रतिस्पर्धा होती है, तो जिन व्यक्तियों के पास क्षमता होती है, बुद्धि होता है
और धन होता है वह तो अपनी निजी उद्योग धंधे स्थापित कर लेते हैं, वह सर्वाइव कर जाते हैं, वह धनी हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। लेकिन जो केवल श्रम पर आधारित होते हैं या जिनके पास कुछ भी नहीं होता है वह कहाँ जाएंगे? तो व्यक्तिवादी सिद्धांत में उनका अस्तित्व विलीन हो जाएगा, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि जिस तरह से जंगल में अनेक छोटे बड़े पौधे होते हैं और जो पौधे शक्तिशाली होते हैं वह पृथ्वी की ऊर्जा पाकर, सूर्य की रोशनी पाकर वह शीघ्रता से ऊपर बढ़ जाते हैं। जो पौधे उसमें दब जाते हैं वह दब कर नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो पौधे बहुत अधिक जो पौधे दब जाते हैं वह दब कर, यानी जो पौधे दब जाते हैं वो दब कर नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो कमज़ोर पौधे होते हैं वह सूख कर नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जंगल में केवल अच्छे पौधों का ही अस्तित्व रहता है। तो इस तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम अतिजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन व्यक्तिवादी सिद्धांतों में कुछ कमियां उत्पन्न हो गई। यह व्यक्तिवाद जो है यह 16वीं सदी की देन है। 16वीं सदी में जब उद्योग धंधे कल कारखाने की स्थापना होने लगती है, धीरे धीरे नए नए आविष्कार होने लगते हैं, जब ईसाइयत का पतन होने लगता है तो उस स्थिति में यानी कि पुनर्जागरण होने लगता है। तो उस स्थिति में व्यक्तिवादी विचारधारा उत्पन्न होती हैं और व्यक्तिवादी विचारधारा उत्पन्न होती हैं जिसमें कि व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति के विवेक को महत्व दिया जाता है। 17वीं 18वीं शताब्दी में आते आते यह व्यक्तिवाद में कुछ कमियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो व्यक्तिवाद की जगह हम व्यक्तिवाद का स्थान उदारवाद ले लेता है। यानी कि यह अब केवल व्यक्ति की ही बात नहीं करता है, यह केवल पर्सनली एक व्यक्ति की बात नहीं करता है, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों की बात नहीं करता है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों की बात करता है। उदारवाद के अंतर्गत क्या है? सभी व्यक्तियों का हित, सभी व्यक्तियों की बात करता है। यानी कि उदारवाद में जैसा कि लाक का कहना है कि अपना हित साधन करो लेकिन दूसरों को कम से कम हानि हो। और जॉन लॉक को उदारवाद का प्रतिपादक माना जाता है, या हम उदारवाद का जनक भी कहते हैं। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहते हैं। तो इस तरह से जॉन लॉक ने ये शुरुआत की। जॉन लॉक ने संविदा सिद्धांत के द्वारा उदारवाद की स्थापना की या उदारवाद का विचार प्रतिपादित किया और धीरे धीरे विभिन्न विचारकों ने उदारवाद के विचारों का पोषण करते रहे हैं। तो इस उदारवादी लोकतंत्र के अंतर्गत यानी कि उदारवाद आपको समझ में आ गया होगा कि उदारवाद सबके हित की बात करता है, सबके हित की बात करता है, यानी कि सभी व्यक्तियों के हित की बात करता है। और जहाँ तक हम सिद्धांत की बात करते हैं, उदारवादी सिद्धांत की बात करते हैं, तो सिद्धांत के स्तर पर परंपरागत उदारवाद मुख्यतः व्यक्तिवाद के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो परंपरागत उदारवाद है वह व्यक्तिवाद के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सभी व्यक्तियों की समानता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का दावा किया जाता है। परंपरागत उदारवाद अक्सर स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा प्रस्तुत करता है। यानी कि जो परंपरागत उदारवाद है, यानी कि उदारवाद अपने जब शुरुआती चरण में होता है तो वह स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा को प्रस्तुत करता है। लेकिन जो आधुनिक उदारवाद है वह स्वतंत्रता की सकारात्मक सिद्धांत का वकालत करता है। प्रारंभिक स्तर पर उदारवाद न्याय, औपचारिक समानता और समान नागरिकता को बनाए रखने का प्रयास करता है और साथ ही क्षमता और योग्यता को आर्थिक नैतिक आधार पर संसाधनों के वितरण की बात करता है। यानी कि संसाधनों के वितरण को न्यायोचित मानता है। संसाधन का वितरण कैसे होना चाहिए? संसाधन का वितरण कैसे होना चाहिए? योग्यता के आधार पर होना चाहिए, क्षमता के आधार पर होना चाहिए। तो ये सब उदारवाद के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। और इसके अलावा उदारवादी सिद्धांत जो है वह समाज में सहिष्णुता की भी स्थापना करता है। सहिष्णुता का मतलब उदार भाव, समभाव की भी स्थापना करता है। जैसे कि जॉन मिल्टन, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, इन सभी विचारकों का कहना है कि धार्मिक सहिष्णुता और लोकतंत्र समाज और व्यक्ति दोनों के विकास के लिए आवश्यक है। धार्मिक सहिष्णुता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए आवश्यक है। तो उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत
व्यक्ति की समानता को महत्व दिया जाता है, स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को महत्व दिया जाता है, मानवीय मूल्यों में आस्था रखी जाती है, आस्था उत्पन्न किया जाता है, मनुष्य के विवेक में आस्था रखी जाती है, और इतिहास और परंपरा का विरोध किया जाता है, और संवैधानिक सरकार की स्थापना की जाती है ताकि सबका हित साधन होता रहे। सीमित सरकार की स्थापना की जाती है, संसदीय शासन पद्धति की स्थापना की जाती है जिसमें कि जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यानी कि उदारवादी सिद्धांत जो है या उदारवादी जो विचारधारा है सबके हितों की बात करती है। तो जब इस उदारवादी विचारधारा को हम शासन में अपना लेते हैं, जब शासन में अपना लेते हैं तो वही हमारा उदार लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। जैसा कि लोकतंत्र मूलतः सहमति से बनी सरकार है। लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, यह लोगों की सहमति से बनी सरकार है। लोकतंत्र यह लोगों की सहमति से बनी सरकार है, और यह सहमति किसी प्रकार की हो सकती है, अप्रत्यक्ष हो सकती है और प्रत्यक्ष भी हो सकती है। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अन्य देशों में अप्रत्यक्ष जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अन्य देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अन्य देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं। और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं यह भिन्न भिन्न है। प्रक्रिया के आधार पे लोकतंत्र का स्वरूप अलग अलग है। कहीं पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, कहीं बहुल मतदान है, कहीं द्वितीय मतदान प्रणाली है, कहीं एक व्यक्ति एक वोट का सिस्टम है, कहीं एक व्यक्ति एक वोट का सिस्टम है। यानी कि एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है या एकल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। एक क्षेत्र से हमें एक ही व्यक्ति को चुनना होता है। तो इस तरह से जो लोकतंत्र होता है वह जनता की सहमति से आधारित होता है। यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो सरकार बनती है वह जनता की सहमति से बनती है, जिसमें आवधिक मतलब कि अवधि के अनुसार, नियमानुसार, नियतकालीन, जिसमें नियतकालीन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है। इस लोकतंत्र के अंतर्गत क्या अनिवार्य होता है, चुनाव अनिवार्य होता है। बिना चुनाव के फिर हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे राजतंत्र है तो राजतंत्र में चुनाव नहीं हुआ करता था, राजा का लड़का राजा, यानी कि राज पद जो है वह परंपरागत चलता रहता था। तो लोकतंत्र मूलतः जनता की सहमति से बनी सरकार होती है, जिसका कि समय समय पर निर्वाचन होता रहता है। और जो चुनाव होता है यानी कि यह एक प्रकार की प्रमुख संस्थागत प्रक्रिया हो जाती है जिसके माध्यम से लोकतंत्र कार्य करता है। इसमें नागरिकों, शासितों का मत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के केंद्र में होता है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के केंद्र में होता है। जैसा कि डेविड ईस्टन के अनुसार ऐसी सहमति को, यानी कि जब सहमति से सरकार बनाई जाती है तो डेविड ईस्टन ऐसी सहमति को 3 स्तरों पर उपार्जित करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। पहला, यानी कि जो सहमति होती है, पहला सहमति समुदाय स्तर पर, समुदाय आम सहमति, आम सहमति, यानी समुदाय स्तर पे आम सहमति, समुदाय स्तर पे आम सहमति मतलब कि बुनियादी सहमति, बुनियादी सहमति, इसको हम क्या कहेंगे, बुनियादी सहमति। दूसरा है शासन स्तर पर आम सहमति। जब शासन स्तर पे आम सहमति होती है तो उसको हम प्रक्रियागत सर्वसम्मति कहते हैं, प्रक्रियागत सर्वसम्मति, प्रक्रियागत सर्वसम्मति कहते हैं। इसी तरह से तीसरा है नीति स्तर पर आम सहमति, नीति स्तर पर आम सहमति, नीति स्तर पर आम सहमति, यानी कि नीतिगत सर्वसम्मति, नीतिगत सर्वसम्मति। नीतिगत सर्वसम्मति। तो डेविड ईस्टन ने 3 स्तरों की बात करते हैं। वह कहते हैं कि सहमति 3 स्तरों पे होती है। पहला स्तर क्या है, समुदाय स्तर पर आम सहमति, यानी कि पहला समुदाय स्तर पे आम सहमति होनी चाहिए, यानी कि सभी समुदायों की सहमति होनी चाहिए, यानी कि बुनियादी सर्वसम्मति होनी चाहिए। यानी कि जो बेस है, बेस में कौन होते हैं, आम जन होते हैं। तो आम जन की सहमति होनी चाहिए शासन चलाने के लिए। दूसरा,
आमजन की सहमति होने के साथ साथ शासन स्तर पर भी आम सहमति होनी चाहिए, यानी कि शासन स्तर पर भी आम सहमति होनी चाहिए, प्रक्रियागत सर्वसम्मति जिसको कहते हैं। वहीं नीति स्तर पर आम सहमति होनी चाहिए, जिसको हम नीतिगत सर्वसम्मति कहते हैं, यानी कि जो जनता है वह शासन को भी मान्यता देती है और शासन द्वारा बनाए गए नीतियों को भी मान्यता देती है। यानी कि शासन स्तर पर जितने भी मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जनता उनको एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि उनको स्वीकार कर लेती है कि वह शासन चलाएं और उनकी सहमति है, शासन चलाएं और उनकी सहमति है, और उनकी सहमति से ही कानून बने। जो कानून बनेंगे वह उनकी सहमति से ही बनेंगे। जो शासन में जो प्रक्रियाएं होंगी, शासन जो संचालित किया जाएगा वह भी उनकी सहमति से होगी। तो इस तरह से जनता जो है सहमति प्रदान कर देती है लोगों को, कुछ लोगों को या एक व्यक्ति को भी सहमति प्रदान कर देती है। यदि पूरी जनता भी यदि एक व्यक्ति को सहमति प्रदान कर दे तो वह भी लोकतंत्र कहा जा सकता है, लेकिन उसमें जनता की सहमति होनी चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए। निर्णय निर्माण में, चुनाव में या सहमति में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी तरह से सारटोरी का कहना है, सारटोरी का कहना है कि लोकतंत्र में कोई भी शर्त रहित और असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। शक्ति का सीमित प्रयोग और जवाबदेही लोकतंत्र के प्रमुख तत्व हैं। शक्ति का सीमित प्रयोग और जवाबदेही लोकतंत्र के प्रमुख तत्व हैं, यानी कि शक्ति यह भी लोकतंत्र का तत्व है। सीमित प्रयोग, शक्ति का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ वह जनता के प्रति जवाबदेह भी होनी चाहिए। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी होनी चाहिए कि यदि 5 साल उनको जनता ने अवसर दिया शासन करने के लिए, तो 5 साल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनता के प्रति कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, जनता का कितना कल्याण किया, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में होती है, उनके ऊपर होती है। यदि कोई प्रतिनिधि कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो उसको प्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है। जनता को ऐसे प्रतिनिधियों को नकार देना चाहिए। रॉबर्ट डाल उदारवाद के 8 शर्तें बताए हैं। 8 शर्तें बताए हैं कौन? यह रॉबर्ट डाल बताया है। पहली शर्त क्या है कि संगठन बनाने और उसमें शामिल होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी मतलब कि उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होना चाहिए, जनता के पास स्वतंत्रता होना चाहिए। संगठन बनाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए और संगठन में शामिल होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को भाषण की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर वह कहते हैं कि भाषण की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को विचार व्यक्ति का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। मत देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, मत देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और सार्वजनिक पद पाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सार्वजनिक पद पाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मत देने की स्वतंत्रता के साथ साथ सार्वजनिक पद पाने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह चुनाव लड़ सके। सार्वजनिक पद जो हैं, सार्वजनिक पद सबको पाने का अधिकार होना चाहिए। सार्वजनिक पदों पर वह चुनाव स्वतंत्रतापूर्वक लड़ सकते हैं और प्रतियोगिता करने का भी अधिकार उनके पास सुरक्षित होता है, जनता के पास सुरक्षित होता है। यानी कि उदार लोकतंत्र में जनता के पास प्रतियोगिता करने का भी अधिकार होता है। वह जो अपने लोगों से अपना समर्थन पाने के लिए या वोट पाने के लिए वह एक दूसरे प्रत्याशी से कंपटीशन कर सकते हैं। कंपटीशन करके वह जनता को अनेक प्रकार के प्रलोभन दे सकते हैं या जनता को अनेक प्रकार की घोषणाएं जनता के लिए कर सकते हैं। और यह राजनीतिक नेताओं को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने वोट पाने के लिए, जनता का समर्थन पाने के लिए जनता के बीच में जाएं और अपनी अपनी बातें रखें, अपना विजन रखें। इसके अलावा सूचना के वैकल्पिक स्रोतों की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। यानी कि जो सूचना के विभिन्न स्रोत हैं, उन स्रोतों की जानकारी भी उनको होनी चाहिए, या यह अपनी सूचनाएं भी प्रकट कर सकते हैं, जनता की समझ प्रकट कर सकते हैं, अपनी सूचनाएं भी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। रॉबर्ट डाल ने यह बताया है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है। यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है तो फिर हम लोकतंत्र नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1922 में इटली में मुसोलिनी का उदय हो जाता है, और जर्मनी में हिटलर का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। यानी कि ये तानाशाही सरकारें स्थापित हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती है, निष्पक्ष चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती है, या फिर जनता के अधिकारों की बात नहीं की जा सकती है। ये एक प्रकार से डिक्टेटरशिप शासन प्रणाली की स्थापना होती है, जिसने कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को या लोकतांत्रिक मूल्यों को एकदम बिल्कुल समाप्त कर दिया। इसी तरह से हम चीन में भी देख सकते हैं, कभी कभी चीन में भी अधिनायकवादी शासन व्यवस्था रही हैं, रूस में भी रही हैं। भारत में हम देख सकते हैं कि 1947 के पहले भारत भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं था। भारत भी किसका गुलाम था? ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता था। जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है, वैसे ही यह लोकतंत्र को अपनाता है, और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार बनती है। 1951 और 52 में पहला चुनाव होता है। तब से हमारा देश लोकतंत्र की ओर प्रगति करता रहा है। तो रॉबर्ट डाल कहते हैं कि सरकार को नियंत्रित करने का भी अधिकार किसको होना चाहिए? जनता को होना चाहिए। जनता के पास सरकार को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। जनता समय समय पर सरकार को नियंत्रित करे। सरकार यानी कि सरकार, एक बार हम सरकार अगर चुन देते हैं तो सरकार क्या है? मनमाना व्यवहार न करे, मनमाना आचरण न करे, मनमानी नीतियां न बनाए। तो ऐसी स्थिति में जनता को यह अधिकार मिलना चाहिए कि सरकार के ऊपर भी वो कंट्रोल करे। कैसे कंट्रोल करेगी सरकार के ऊपर? अब कहीं कहीं तो ये व्यवस्था है कि हमारे प्रतिनिधि यदि हमारे अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं तो चाहे उनका टर्म भले 5 साल का हो, हम बीच में ही उनको वापस बुला लेते हैं और किसी दूसरे प्रतिनिधि को चुनकर हम भेज देते हैं। यानी कि राइट टू रिकॉल का अधिकार लोगों के पास है। राइट टू रिकॉल, प्रत्यावाहन का अधिकार, अपना प्रतिनिधि वापस बुलाने का अधिकार लोगों के पास है। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हम 5 साल के पूर्व हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने एक बार विधायक चुन दिया, सांसद चुन दिया, तो 5 साल हम इंतजार करते रहेंगे। यदि वह विधायक निरंकुश है या कोई काम नहीं करता है, या हमारे सांसद या विधायक कोई काम नहीं करते हैं, तो हम 5 साल का इंतजार करते हैं कि अब 5 साल के बाद इसको नहीं बनाएंगे, हम इसको बदल देंगे। तो इस तरह से हम नियंत्रण उसके ऊपर रखते हैं, यानी कि अपने वोट के माध्यम से हम सरकार के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। तो रॉबर्ट डाल ने ये सारी खूबियां बताई हैं उदार लोकतंत्र की। उन्होंने कहा है कि यदि ये सारे गुण हैं तो वह उदार लोकतंत्र हो सकता है, उदार लोकतंत्र हो सकता है। यदि ये सारे गुण नहीं हैं तो वह उदार लोकतंत्र नहीं हो सकता है। लोकतंत्र का कोई भी स्वरूप हो सकता है। हम सबकी आम सहमति भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको निर्देशित लोकतंत्र कहते हैं। जन सहभागी लोकतंत्र की भी हम बात कर सकते हैं, जिसमें जनता की भी भागीदारी होती है, इसी तरह से लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन हम कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि उदार लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। जब हम उदार लोकतंत्र की विशेषताओं को जान लेंगे तो हम उदार लोकतंत्र के बारे में समझ लेंगे। जो लोकतंत्र आपने पढ़ा होगा, ये उदार लोकतंत्र बिल्कुल वही है जो लोकतंत्र की खूबियां हैं। बस यह लोकतंत्र की प्रकृति को बतला रहा है कि लोकतंत्र की प्रकृति कैसी होती है। कहीं उदार होता है, कहीं जन सहभागी होता है, कहीं समाजवादी लोकतंत्र होता है, कहीं निर्देशित लोकतंत्र होता है, और इस तरह से विभिन्न प्रकार हो सकते हैं लोकतंत्र के। तो हम यहाँ उदार लोकतंत्र की बात करते हैं। उदार का मतलब सबके लिए, यानी कि लोकतंत्र जब लोकतंत्र सबके लिए होगा तो सबके लिए होने के लिए क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए। तो जब सारी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, जब सबके लिए बात कही जाए, तो वही उदार लोकतंत्र होता है। उदार लोकतंत्र की विशेषताओं को मैंने विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रखा है कि उदार लोकतंत्र की विशेषता क्या है। पहली विशेषता है राजनीतिक दलों के बीच चुनाव। उदार लोकतंत्र के अंतर्गत हम राजनीतिक दलों के बीच चुनाव कराते हैं। राजनीतिक दलों के बीच चुनाव, यानी उदार लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होना चाहिए? जो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, लोकतंत्र है तो वहाँ राजनीतिक दल तो अवश्य होगा। बिना राजनीतिक दल का
लोकतंत्र नहीं हो सकता है या लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रताएं मिलती हैं, भाषण की स्वतंत्रता होती है, कार्यों की स्वतंत्रता होती है, संगठन बनाने का अधिकार होता है। तो कोई भी समूह या विचारधारा के लोग कोई भी दल बना सकते हैं। तो लोकतंत्र में हम विभिन्न प्रणालियों को देख सकते हैं, हम एक दलीय शासन भी व्यवस्था को देख सकते हैं, लेकिन जहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ तानाशाही प्रवृत्ति की शासन व्यवस्था होती है। वहाँ लोकतंत्र तो वहाँ भी होता है एक दल, जैसे चीन में हम देख सकते हैं कि वो साम्यवादी दल का शासन है, रूस में हम देख सकते हैं कि साम्यवादी दल का शासन है। तो विभिन्न देश में साम्यवादी दल का शासन है और एक दलीय शासन का प्रभुत्व है, तो वहाँ पर केवल वहाँ पे लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे उदार लोकतंत्र नहीं है, वहाँ तो लोकतंत्र है। हम कह सकते हैं कि हाँ लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र की सरकार उसी प्रक्रिया के अनुसार बनती है, जिस प्रक्रिया से लोकतांत्रिक सरकारें चुनी जानी चाहिए उसी प्रक्रिया से वहाँ की सरकारें बनती है। लेकिन वहाँ पर हम उदार लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वे वहाँ पर तानाशाही लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, अधिनायकवादी सरकार हम कह सकते हैं। तो उदार लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि राजनीतिक दल प्राणवायु होते हैं। या क्या होते हैं? प्राणवायु होते हैं। यदि राजनीतिक दल नहीं हो तो फिर लोकतंत्र की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो यह द्विदलीय शासन प्रणाली भी हो सकती है, बहुदलीय शासन भी प्रणाली हो सकती है। जैसे ब्रिटेन में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहाँ द्विदलीय है। अमेरिका में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहाँ भी हम दो दलों का अस्तित्व दे सकते हैं। फ्रांस में है, स्पेन में है, नॉर्वे में है, स्वीडन में है, डेनमार्क में है, अफ्रीका में है, भारत में हम देख सकते हैं, भारत में भी बहुदलीय शासन प्रणाली है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र के लिए, उदार लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वहाँ पर राजनीतिक दलों के बीच चुनाव हो। राजनीतिक दल तो हों लेकिन उनके बीच चुनाव हो। ये नहीं कि हम एक ही राजनीतिक दल के अस्तित्व को स्वीकार कर लें। विभिन्न राजनीतिक दल मैदान में आवें और अपने अपनी घोषणाओं को रखें, अपने अपने विजन को रखें, और जनता जिस राजनीतिक दल को पसंद करेगी उसी राजनीतिक दल को वोट देगी। यानी कि जनता के ऊपर भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए, न तो मनोवैज्ञानिक प्रेशर होना चाहिए, न तो आर्थिक प्रेशर होना चाहिए, न तो सामाजिक प्रेशर होना चाहिए। किसी प्रकार का प्रेशर जनता के ऊपर नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदार लोकतंत्र कहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जब होती हैं तो उसको हम उदार लोकतंत्र की श्रेणी में रख सकते हैं। उदार मतलब कि वह सबके लिए खुली छूट है, जो भाजपा को चुने जाए, जो चाहे कांग्रेस को चुने, जो चाहे सपा को चुने, जो चाहे बसपा को चुने, जो चाहे माकपा को चुने, सबको आज़ादी होनी चाहिए। फील्ड में सबको आज़ादी होनी चाहिए। जैसे कि फील्ड में विभिन्न खिलाड़ी होते हैं और विभिन्न खिलाड़ी दौड़ते हैं, उसमें से जो सबसे तेज धावक होता है, जो सबसे कुशल होता है, योग्य होता है, वही रेस जीत पाता है या वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो यह राजनीति इस मैदान में सभी राजनीतिक दलों को खुली छूट दे देनी चाहिए कि वह चुनाव लड़ें। शक्तियों का पृथक्करण लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि शक्तियों का पृथक्करण हो। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग हों। जैसा कि हम अमेरिका में देख सकते हैं, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, व्यवस्थापिका का मतलब संसद, और न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों अलग अलग हों। ये सरकार के 3 अंग हैं, और सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका में से टकराव नहीं होना चाहिए, व्यवस्थापिका का न्यायपालिका से टकराव नहीं होना चाहिए, तीनों की शक्तियां एक में मिली नहीं होनी चाहिए, या तीनों शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में निहित नहीं होनी चाहिए। तीनों अलग अलग होना चाहिए। जैसे हम अमेरिका में देख सकते हैं, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है। वहाँ कार्यपालिका का चुनाव अलग से होता है, व्यवस्थापिका का चुनाव अलग से होता है, न्यायपालिका जो होती है वह न्याय करती है, जिसका निर्वाचन संसद के द्वारा यानी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति से किया जाता है। यानी कि मूलतः जो है यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होते हैं। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार होती है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लेकिन जिन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था है, उस संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि कार्यपालिका का चुनाव अलग से नहीं होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों का चुनाव अलग से नहीं होता है, वह व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देख सकते हैं कि लोकसभा का ही चुनाव होता है, और लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार
बनती है, सरकार का अलग से चुनाव नहीं होता है। लेकिन अमेरिका में हम देख सकते हैं कि सरकार का अलग से चुनाव होता है, वहाँ राष्ट्रपति का अलग से चुनाव होता है, सीनेट के सदस्यों का अलग से होता है, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का अलग से चुनाव होता है। अब जब शासन की तीनों शक्तियों का पृथक्करण हो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को, तो तीनों को अपना अपना कार्य उत्तरदायित्व पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। जैसे कार्यपालिका को केवल प्रशासनिक कार्य करने चाहिए, व्यवस्थापिका को केवल विधायी कार्य करने चाहिए, न्यायपालिका को केवल न्यायिक कार्य करना चाहिए। ऐसा न हो कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप उत्पन्न करें, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप उत्पन्न करें। तीनों का एक दूसरे से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बल्कि सामंजस्य और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। विधि का शासन होना चाहिए। या विधि का शासन जो है ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था की देन है, ब्रिटेन की शासन की देन है। यानी कि विधि का शासन होना चाहिए। विधि का शासन का मतलब यह है कि सभी लोग विधि के नज़र में समान होना चाहिए। कोई न अमीर हो, न गरीब हो, न छोटा हो, न ऊँच है, न नीच हो, न शासक हो, न शासित हो, बल्कि जो भी व्यक्ति अपराध करता हो सबको समान दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अधिकारी कोई अपराध कर देता है तो उसको छूट दे दी जानी चाहिए, और एक किसान या एक मजदूर कोई अपराध करता है तो उसको सजा दे दी जानी चाहिए, बल्कि विधियों को समान रूप से सबके ऊपर लागू करना चाहिए। खुली बाजार अर्थव्यवस्था, जो बाजार होना चाहिए वह खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। यानी कि सबको अपना माल बेचने की खुली छूट होनी चाहिए, सबको अपना माल बेचने की खुली छूट होना चाहिए। ऐसा न हो कि कुछ व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाए, और यह जो व्यापारी वर्ग या पूंजीवादी वर्ग हो जाते हैं, इनका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, और आम किसानों को या मध्यवर्गीय किसानों को या मध्य उद्योगपतियों को अपना सामान बेचने की छूट न दी जाए, उनके माल को, उनके प्रोडक्ट को बाजार से बाहर कर दिया जाए। तो खुली बाजार अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। सबको बाजार में अपना माल या अपना उत्पाद बेचने की खुली छूट होनी चाहिए, और सभी लोग कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। कोई व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता भी होना चाहिए। जिसके पास पैसा है वह पूंजी लगाए, जिसके पास बुद्धि है वह IAS PCS भी बन सकता है। यानी कि व्यवसायिक क्षेत्र में भी खुली छूट होनी चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में खुली छूट होनी चाहिए। सार्वभौमिक मताधिकार की जो प्रकृति होनी चाहिए वो सार्वभौमिक प्रकृति की होनी चाहिए। यानी कि सबको होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि इस धर्म के लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाए या महिलाओं को मताधिकार से वंचित कर दिया जाए। जैसा कि पूर्व में विभिन्न देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन बाद में जैसे जैसे आंदोलन होते चले गए वैसे वैसे मताधिकार की प्रकृति सार्वभौमिक होती चली गई। यानी कि अब हम देखते हैं कि 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति है, स्त्री है या पुरुष है, 18 वर्ष से ऊपर जो है वो सब मत दे सकते हैं, सबको मत देने के अधिकार प्राप्त हो गए हैं। स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस समाज में तभी तक रह सकते हैं, तभी तक अपना विकास कर सकते हैं जब तक कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त न हो। तो सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यह स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, समाज में भी सभी लोग स्वतंत्र हों, और आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। आर्थिक यानी कि व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और वहीं पे शैक्षणिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, शैक्षणिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। यानी कि ये सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं जब तक व्यक्ति को नहीं मिलेगी तब तक व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो सबको स्वतंत्रता समान रूप से होनी चाहिए। अधिकारों का अस्तित्व भी होना चाहिए। यानी कि आपको हम स्वतंत्र कर दें लेकिन अधिकार न दें तो आपकी स्वतंत्रता बेकार है, व्यर्थ है। यानी कि अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता क्या है? व्यर्थ है। आपको हम खुली छूट दे दें कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ अधिकारों का भी होना आवश्यक है। हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए, हर वर्ग को अधिकार समान रूप से होना चाहिए, हर व्यक्ति को अधिकार समान रूप से होना चाहिए। उसमें स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको समान अधिकार दिया जाना चाहिए। समतामूलक समाज की स्थापना, उदार लोकतंत्र का उद्देश्य है कि समतामूलक समाज की स्थापना करना, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां सभी लोग समान हों और सभी लोग सुखी हों, सबको अधिकार मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको अवसर मिले, सभी लोगों को पढ़ने लिखने के लिए अवसर मिले। यानी सभी प्रकार, तभी समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है जब सभी व्यक्तियों को, सभी वर्ग को स्वतंत्रता और समानता प्रदान कर दी जाए। स्वतंत्रता और समानता प्रदान कर दी जाए तभी हम समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। संवैधानिक शासन,
इतना होते हुए भी शासन जो होना चाहिए वह किसका होना चाहिए? संविधान का होना चाहिए। उस देश का एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान के अनुसार शासन हो, संविधान के अनुसार ही वह शासन हो। यह संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, निर्मित भी हो सकता है, या किसी प्रकार का संविधान, लेकिन संविधान होना चाहिए उस देश में, और उस देश के जो सरकारें हैं वह संविधान के अनुसार ही संचालित हों। और क्योंकि संविधान के अंतर्गत सरकार की पूरी कार्यप्रणाली दी होती है, सरकार के ढांचे के बारे में दिया होता है, उस देश के ढांचे को निर्धारित किया जाता है। तो संविधान में सब पूरे नियम कानून दिए होते हैं, तो शासन इस संविधान के अनुसार चलाया जाना चाहिए। किसी भी सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। तो संवैधानिक शासन की स्थापना होनी चाहिए। संवैधानिक शासन, जहाँ संविधान का शासन हो, जहाँ संविधान का शासन हो। अब संविधान का शासन का मतलब नियतकालीन निर्वाचन हो, विपक्षियों को भी खुली छूट हो, जनता को भी खुली छूट हो, मताधिकार सबको मिलता रहे, यानी कि मताधिकार सबको प्राप्त हो। ये सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं वह संवैधानिक शासन व्यवस्था की विशेषता हो सकती है। जन भागीदारी, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि जनता की भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होनी चाहिए। जनता की जब तक राजनीति में भागीदारी नहीं होगी तब तक हम लोकतंत्र को सफल नहीं बना सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, लोकतांत्रिक चुनाव में भाग लेना अनिवार्य होता है। तो जनता की भागीदारी होनी चाहिए और जनता को राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। जनता को नेताओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि उदार लोकतंत्र में हम देखते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं वह जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षित करते हैं, अपने कार्यक्रमों के द्वारा, अपनी घोषणाओं के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा और चुनावी पत्रों के द्वारा, यानी कि चुनावी पत्र या घोषणाओं के द्वारा। इन सभी माध्यम से जनता को शिक्षित करते रहते हैं। जनता के अंदर भी तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित होती रहती है, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती रहती है कि कौन सी सरकार अच्छी है या कौन सी दल अच्छा है, किस दल के कार्यक्रम नीतियाँ अच्छी हैं। तो इस आधार पर जनता वोट करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इतना सब कुछ होते हुए भी लोकतांत्रिक, इस उदार लोकतंत्र के अंतर्गत ये सारी विशेषताएं होते हुए भी न्यायपालिका भी होनी चाहिए। और न्यायपालिका क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी प्रकार का दबाव न हो, राजनीतिक दबाव न हो या कार्यपालिका का दबाव न हो, एग्जीक्यूटिव का दबाव न हो या लेजिस्लेचर का दबाव न हो। लेजिस्लेचर, इन तीन जो संस्थाएं हैं, यह तीनों संस्थाएं पृथक पृथक हों, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी प्रकार का दबाव न हो। सुप्रीम कोर्ट एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रहे, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने वाद को ले जाते हैं या विवाद को ले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष निर्णय दे सके। सुप्रीम कोर्ट शासन के कार्यों को निष्पक्ष रूप से देख सके। यदि शासन कहीं गलत करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सके, यानी कि प्रश्न चिन्ह पैदा कर सके, उनको निर्देशित कर सके। और शासन, सुप्रीम कोर्ट का यह कार्य होता है कि वह देखती रहे कि शासन संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा है। यदि शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो उसके कार्यों को और नीतियों को सुप्रीम कोर्ट को अवैध घोषित करने का अधिकार होना चाहिए। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि वह संविधान के अनुसार निर्णय करती रहे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उदार लोकतंत्र के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इन विशेषताओं को देखने से या पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि उदार लोकतंत्र है क्या। जैसा कि लोकतंत्र, आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन भी होगा कि यह लोकतंत्र क्या है और उदार लोकतंत्र क्या है, यह लोकतंत्र क्या है और उदार लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है? जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र है। जनता के ऊपर जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, या जनता की अधिकांश संख्या में भागीदारी ही राजनीतिक कार्यों में, शासन में भागीदारी ही लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो हम उनके फंक्शन के आधार पर लोकतंत्र को दो प्रकार में विभाजित करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लेकिन प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर लोकतंत्र को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सहभागी मूलक लोकतंत्र, निर्देशित लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र। इस तरह से विभिन्न भागों में हम लोकतंत्र को विभाजित कर सकते हैं। तो जो उदारवादी कॉन्सेप्ट है, जब उदारवादी कॉन्सेप्ट को हम लोकतंत्र में अप्लाई कर देते हैं तो वही उदार लोकतंत्र हो जाता है, यानी कि वही लिबरल डेमोक्रेसी हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। उदार लोकतंत्र,
के अंतर्गत बस इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहिए, साथ ही साथ कमेंट भी लिखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।